गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। फिजिक्स की आज की इस क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम। हमारा चैप्टर चल रहा है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, और आज का यह वीडियो इस अध्याय का 7वां वीडियो है। लास्ट वीडियो में आपने सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट अर्थात उपग्रह की कक्षीय चाल के बारे में जाना था। आइए आज हम इन्हीं सैटेलाइट्स के बारे में और जानकारी लें। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुल्यकालिक उपग्रह के बारे में। यह आपकी प्रबोध बुक में पेज नंबर 496-497 पे मिलेगा। हम जो भी पढ़ेंगे आज वो 493 से 497 तक में आपको मिलने वाला है। तुल्यकालिक उपग्रह, इसे दूसरा नाम दिया गया है भूस्थायी उपग्रह। यदि पृथ्वी के किसी कृत्रिम उपग्रह ना ये भी के परिक्रमण काल का मान बिल्कुल वही हो जो पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः है। याद है पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः परिक्रमण करने का समय कितना होता है? 24 घंटे। जी हाँ, तो ये 24 घंटे अगर इस पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, तो अगर मैंने कोई एक ऐसा कृत्रिम उपग्रह बनाया जिसका परिक्रमण काल, वो किसका परिक्रमण करेगा? पृथ्वी का। उसका परिक्रमण काल 24 घंटे ही हो, तो अगर आप इसको पृथ्वी से देख रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल स्थिर नजर आने वाला है। इसीलिए इस प्रकार के उपग्रह को हम तुल्यकालिक उपग्रह या भू-स्थिर उपग्रह या सिंक्रोनस उपग्रह का नाम देते हैं। इसे ही बच्चों संचार उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान रखिएगा पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। वैसे ही यह उपग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल भी पृथ्वी के परिक्रमण काल अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। इसे हम तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। इस तुल्यकालिक उपग्रह की जो विशेषताएं हैं वो होंगी, ये कृत्रिम उपग्रह है। दूसरा, ये पृथ्वी की अक्ष के लंबवत, पृथ्वी की अक्ष NS आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, उसके लंबवत भूमध्य रेखीय जो तल है आपको दिख रहा है, ये राउंड शेप जो दिख रहा है वो आपका भूमध्य रेखीय तल है, में परिक्रमण करता है। ये अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है जैसा कि पृथ्वी करती है। रिवॉल्व्स इन द सेम डायरेक्शन द अर्थ रोटेट्स। ध्यान रखिएगा ना, आपकी प्रबोध बुक में गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम लिखा है जबकि होना चाहिए वेस्ट टू ईस्ट। हमेशा होता है पश्चिम से पूर्व की ओर ही पृथ्वी जो है वो परिक्रमण करती है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी ली जाती है? 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई होगी, पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 22,300 माइल्स। Placed at an altitude of 22,300 miles directly over equator। इक्वेटर से नापते हैं। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो इक्वेटर को हम सेंटर पॉइंट मानते हैं ना। इक्वेटर मतलब जहाँ पर विषुवत रेखा होती है उसी को बीच, क्योंकि बीच का सिरा मानते हैं, तो वहां से हम काउंट करेंगे तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको लॉन्च किया जाता है। इसका परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है जैसे कि पृथ्वी का होता है ना। इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन राउंड द अर्थ इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमती है ना, और यहाँ पर इसका जो परिक्रमण काल है वो क्या होगा? 24 घंटे का, जितना कि पृथ्वी के बराबर। ध्यान रखिएगा। दूरदर्शन संकेत जो टीवी सिग्नल्स होते हैं तुल्यकालिक उपग्रह से परावर्तित होकर दूर दूर तक ये प्रसारित किए जाते हैं।
अतः पृथ्वी तल पर दूरदर्शन संकेतों को किसी स्थान से बहुत दूर के स्थानों पर भेजना हो तो हम इन उपग्रहों की मदद इसमें ली जाती है, मतलब इनकी सहायता से भेजा जा सकता है। इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 2B आदि जो हैं वो एक प्रकार से आपका भूस्थायी उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह के रूप में माना जाता है। इन्हें हम संचार उपग्रह भी कहते हैं। अब जरा सोचते हैं कि इस जो हमारा तुल्यकालिक उपग्रह है इसको लॉन्च करने से फ़ायदा क्या है। बेसिकली जो फ़ायदे हैं वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा कवरेज एरिया रहता है। मतलब अगर मैंने सिर्फ 5 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अगर लगा दिया तो ये पूरे अर्थ को कवर कर लेता है, पूरे अर्थ का एरिया कवर हो जाता है। Only 5 geostationary satellites are enough to cover all of the regions of the earth. अर्थ के पूरे क्षेत्र को ये कवर कर लेता है। मतलब हम पूरे क्षेत्र पे हम डेटास को सेंड कर सकते हैं, सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। 1 ground segments is enough for the satellite monitoring. सैटेलाइट क्योंकि हम युद्ध के समय में मॉनिटरिंग करने भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें की मॉनिटरिंग की जाती है इसके माध्यम से। तो एक अगर आपने ग्राउंड सेगमेंट लगा दिया है तो इससे आपका मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है, तो जो आप फ्रीक्वेंसीज रहती है सिग्नल्स की उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी इधर उधर हो रही है तो डेटास को पकड़ने में दिक्कत हो जाती है। तो इसमें जो है कोई इशू नहीं आता है फ्रीक्वेंसी चेंजेस का, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। और इन्हीं सब कारणों से इसका जो यूज़ है वो मौसम के बारे में सूचना देने में, दूरदर्शन के प्रसारण में, विमान चालकों द्वारा जो एरोप्लेन वगैरह चला रहे हैं तो वो विमान चालकों द्वारा दिशा निर्धारित करने में भी मदद ली जाती है। युद्ध काल में जासूसी करने में, वायुमंडल के ऊपर के क्षेत्रों का अध्ययन करने में, ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं वो इस भूस्थायी उपग्रह के द्वारा किए जाते हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमण। उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में जितना समय लगता है वह उसका परिक्रमण काल या आवर्त काल भी कहलाता है ना, उसको आवर्त काल भी कहते हैं। मतलब एक चक्कर वो पूरा लगा लेगा अगर पृथ्वी का, जितने समय में वो उसका परिक्रमण काल बन जाता है, और इसे हम कैपिटल T से दर्शाते हैं। परिक्रमण काल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है T इज इक्वल टू पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने में तय की गई दूरी। अब जरा सोचिए, पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में तय की गई दूरी बटे उपग्रह की कक्षीय चाल। ऑर्बिटल स्पीड आपने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में। तो पृथ्वी की अगर एक परिक्रमा करने में कितनी दूरी, तो दूरी हमेशा क्या होता है 2πr, क्योंकि परिधि होती है। एक प्रकार से मैं बोलूँ तो एक चक्कर पूरा लगाना, तो 2πr लिखा हुआ है, और अपॉन में ऑर्बिटल स्पीड VO लिखा हुआ है। तो 2πr, तो 2πr क्या लेंगे, r जो रहता है वो रेडियस होता है। तो रेडियस हमारे यहाँ पर क्या होगा r+h। r जो है वो पृथ्वी का त्रिज्या है, और इस h ऊंचाई पर सपोज मैंने उपग्रह को लगाया है पृथ्वी सतह से, तो r+h हो गया डिस्टेंस, और अपॉन में VO। अब हमने लास्ट क्लास में उपग्रह की कक्षीय चाल पढ़ा था, तो आप यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, √Gme/r+h। आप इन वैल्यूज को जब पुट करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मालूम तो है सब चीज़ की कैपिटल G क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, me जो होता है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, r+h के बारे में बता दिया मैंने। तो अब इसको आप सॉल्व बस करेंगे, वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πr+h, फिर ब्रैकेट के अंदर में Gme बोल रही हूँ या m बोलूँ, वही है ना, क्योंकि अर्थ का ही वो द्रव्यमान है, अपॉन r+h का होल पावर में 1/2 है, वो रूट की जगह पर हमने लिखा 1/2। अब यहाँ नीचे में 1/2 दिख रहा है r+h में, और ऊपर में उसकी घात 1 है, तो
तो जब ऊपर जाएगा तो घातें क्या हो जाएगी, यहाँ पर जब सॉल्व करोगे आप यहाँ पर इसको, तो नीचे वाला जो है वो ऊपर गया, पूरा सॉल्व हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, r+h का पावर में यहाँ पर 3 आ गया और पूरा अंडर रूट में चल रहा है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा है कि gm = gr²। ये कहाँ से आया है, जब आपने स्मॉल g और कैपिटल J में रिलेशन निकाला तो gm = gr² होता है यहाँ पर, तो हमने वही चीज़ वहाँ पर लिख दिया, gm की जगह पर स्मॉल g r²। तो ये जो आपको मिल रहा है t = 2π√r+h⁴/gr², यही आपका परिक्रमण काल का मेन सूत्र होता है। बंधन ऊर्जा, उपग्रह की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। किसी उपग्रह को पलायन करवाने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा उपग्रह को दी जाती है ताकि यह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र को पार करके, जैसे अपन पलायन वेग पढ़े थे ना, लेकिन बेटा यहाँ पर एनर्जी के बारे में बात हो रही है और ये उपग्रह के लिए बात हो रही है, ध्यान रखेंगे, है ना, कि कोई भी ग्रह है उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव तो रहेगा ही। तो किसी भी उपग्रह को अगर हमको पलायन करवाना है, बाहर निकलवाना है, जो न्यूनतम ऊर्जा है ना, जिससे कि वह बिल्कुल पलायन कर सके ताकि यह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र को पार कर सके और ग्रह से वापस मतलब बिल्कुल अंदर ना आए, बाहर जा सके, और ऊर्जा के उस मान को ही, इस जो ऊर्जा मिलेगी आपको न्यूनतम ऊर्जा, उसी को ही हम क्या कहेंगे, बंधन ऊर्जा, उपग्रह की बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए हम एक छोटा सा एक और चीज पढ़ लेते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग क्या होगा, हमेशा क्या होता है, एक क्रांतिक मतलब कि एक न्यूनतम, इतना वेग जिससे कि क्या हो कि कोई भी सैटेलाइट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ग्रह का, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उससे वो बिल्कुल बाहर आ जाए, उस न्यूनतम वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग। अब आपको पता है कि जब कोई ग्रह घूम रहा है तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कराता है। इसीलिए हमने दोनों को इक्वल किया है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप सबको याद है, विकेंद्रीय बल mv²/r होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है gmm/r²। यहाँ जो स्मॉल m है वो पिंड जो हमने लिया है उसका द्रव्यमान है, और कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है ना। तो स्मॉल m कट जाएगा बच्चों, और v² यहाँ पर vc लिखा है, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो वो जो है आपको मिलेगा √gm/r। जैसा कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M और उसकी त्रिज्या कैपिटल R है। h ऊंचाई पर एक सैटेलाइट लगाया गया है और यह जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। अब इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देख लीजिए, क्योंकि वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो स्पर्श या जो टेंजेंट रहता है उसके उस बिल्कुल उसके लंबवत है कि नहीं है, मतलब जो त्रिज्या आपने ली है उसके लंबवत है, तो इसको हम लोग स्पर्श रेखीय दिशा बोलते हैं। तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन पे हम शो कर रहे हैं। और अगर जो उपग्रह है उसका अगर आप दूरी पूछेंगे तो r+h ही लेंगे अपन। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे काइनेटिक एनर्जी की एक्चुअली में क्या करना है, हमको उपग्रह की कुल यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करनी है, और यांत्रिक ऊर्जा में आपका काइनेटिक एनर्जी भी आता है, गतिज ऊर्जा भी आता है और स्थितिज ऊर्जा भी आता है। तो आप दोनों की गणना कर लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, यही आपका हो जाएगा बंधन ऊर्जा। तो वही हम करने वाले हैं। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 12mv² होता है। अब यहाँ पर v जो है वो कितना लिया जाए, तो v उतना ही लेंगे जितना कि क्रिटिकल वेलोसिटी है, उसके ऊपर भले हो जाए लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी तो आपको चाहिए ही चाहिए ना। तो आपने लिया इसका वैल्यू जो है v² का वैल्यू आपने लिया √gm/r। अब चूंकि वहाँ पर v² था इसलिए वहाँ v² जब करोगे तो अंडर हट जाएगा, आपको मिलेगा 12, m तो था ही, v² की जगह पर आ गया gM/r। ये आपका काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा आपको मिल गई। अब अगर हम स्थितिज ऊर्जा निकालें तो हमने
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ा है। गुरुत्वीय से अब याद है आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ सैटेलाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है -gm/r, हम पिछले वीडियो में सब कर चुके हैं। और इनटू मास ऑफ सैटेलाइट, मास कितना ले रहे हैं, द्रव्यमान कितना ले रहे हैं उपग्रह का, स्मॉल m। तो यहाँ पर आपको जो स्थितिज ऊर्जा मिलेगी वो मिलेगी -gmm/r। आप जानते हैं कि माइनस क्या हो रहा है, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के उल्टा चल रहे हैं ना, या अपोजिट को दर्शा रहा है माइनस। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में हम सब बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये आ गया आपका Pe मतलब स्थितिज ऊर्जा। और इस प्रकार से जब आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, यही आपकी बेंडिंग एनर्जी है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ दिया गया है। 12gmm/r आपकी गतिज ऊर्जा है और आपकी स्थितिज ऊर्जा है -gmm/r। दोनों को जब जोड़ा गया लसाव लेकर के, तो आपको मिला फाइनली -GM/2r। एलसीएम ले लें है ना, एलसीएम लेकर के सॉल्व करना तो आपको मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, उपग्रह को अपनी कक्ष से अनंत तक ले जाने में उपग्रह को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो आपने टोटल एनर्जी निकाली है, ये उसी का ही रूप है। किसी उपग्रह को उसकी कक्ष से अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहा जाता है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आज का होमवर्क है बच्चों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए। जैसे जैसे वीडियोस में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका भी नोट्स उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 4 दिन बाद करूँगा, 5 दिन बाद करूँगा, संडे का वेट करेंगे, ये नहीं होना चाहिए बच्चों। आप आगे रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। आज का होमवर्क नोट कीजिए, कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध ज्ञात कीजिए, तुल्यकालिक उपग्रह की विशेषताएं लिखिए, कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल कितने मिनट का होता है, परिक्रमण काल निकालना नहीं है, कितने मिनट का है इसकी गणना करनी है। चंद्रमा में पलायन वेग की गणना करनी है आपको, क्योंकि हमने फॉर्मूला आपको बताया है। तो चंद्रमा का पलायन वेग आप निकालेंगे, गणना करना है मतलब पूरा निकालना है, सॉल्व करना है। और उपग्रह पर भारहीनता का कारण आपको सोच समझकर लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।